हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चे, दीवानजी 2.0 बैच में। बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है बच्चों को एक वैकेंसी का, एक ऐसी वैकेंसी जो उनकी ड्रीम जॉब को पूरा कर सके। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है तैयारी करते हैं, और एक सपना होता है बच्चों का सिलेक्शन लेने का। तो एक चांस है आपके पास। अब एक निराशा थोड़ी सी मैं कहूंगा बच्चों को आती है कि सर ये वैकेंसी बहुत लेट होती है, 2-2 3-3 साल, 4-4 साल लटक जाती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि भैया अगली साल इलेक्शन है, और विधानसभा के इलेक्शन से पहले ये वैकेंसी एनी हाउ क्लियर होनी है। तो अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो आप ये मान के चलो कि जो इलेक्शन अगले साल होंगे, भगवान करे उनमें आपकी ड्यूटी लगे। और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर कि इस साल अगर अंकित सर ने भी आपको बताया कि मई तक मोस्ट प्रोबेबली कि आपको एग्जाम देखने को मिले। मई नहीं तो जून, यानी कि आप ये मान के चलो कि इस साल के मिड तक आपको एग्जाम आपका देखने को मिलेगा। और नो डाउट आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी उस टाइम तक। देखो, कोई भी तैयारी करने के लिए 2 महीने 3 महीने मैं कहूँगा सफिशिएंट नहीं होते हैं। मिनिमम 4-5 महीने, 3 महीने मैं कहूँगा सफिशिएंट है, लेकिन उन 3 महीने को आपको 6 महीने 7 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बच्चे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बोल दूं, मैथमेटिक्स में अगर आपको तैयारी रखनी है अपनी, आप जीरो से बिल्कुल आज से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्योंकि आप अगर बाकी लोगों की जितनी मेहनत करोगे, तो आप ये मान के चलो कि वो आपसे पहले से ही ऊपर हैं, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। और वो गैप हमेशा बना रहेगा। तो सिलेक्शन में सबसे पहले नंबर उनका है, आपका बाद में आएगा। अब आप ये मान के चलो कि अगर आपको उनके बराबर जाना है या उनसे भी ऊपर जाना है, तो आपको पहले ये गैप कवर करना होगा। और ये गैप कवर होगा समय देने से, ये गैप कवर होगा प्रैक्टिस करने से, गैप कवर होगा उन लोगों से ज्यादा पढ़ने से, है ना। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगाने होंगे। एक मैसेज है उन बच्चों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। बात करें अगर गणित की, तो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी जो 2024 का पेपर देखा गया, उसमें थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो मैथ से प्यार करते हैं। जो नहीं करते हैं, आप भी करने लग जाओ, क्योंकि पेपर का लेवल वही इजी टू मॉडरेट था। हर सेट में 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे देखने को मिले थे जिन्होंने परेशान किया, और उनको किया जो बच्चों ने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। जिनकी ठीक ठाक प्रैक्टिस थी, आउट ऑफ आउट बच्चों ने स्कोर किया। तो लगभग 25-26-27 क्वेश्चन तक भी मैथ से देखने को मिले। हालांकि उससे पिछली बार अगर मैं जाऊं, तो उतना वेटेज मैथ्स का नहीं होता था, वही 15-16-18 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स रहता था। लेकिन इस बार 25+ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस बार भी मिनिमम 25 का हम एक आइडियल टारगेट लेके चलते हैं कि 25 क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं। और आप मेरा विश्वास करो, 25 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रैंक 1 लाओ, आप रैंक लास्ट लाओ, आप सेम पोस्ट पर सेम जगह आपकी ट्रेनिंग होगी। कोई वहां पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई तू लिस्ट में सबसे लास्ट में था, एक काम कर परेड में सबसे लास्ट में खड़ा हो जा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका फोकस केवल सिलेक्शन होना चाहिए। अब सिलेक्शन पे ये भी नहीं है कि आप अपने दिमाग में केवल कट ऑफ रख लो पिछली वाली, कि भाई बस कैसे ही गिर पड़ के कट ऑफ तक पहुंच जाऊं और चीजें मेरी सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टारगेट हाई रखना पड़ेगा। टारगेट एक ऐसा सेट करो। अक्सर हम लोग कट ऑफ पूछते हैं जी कि जो ओबीसी की क्या जाएगी जी, एससी एसटी की क्या जाएगी जी, जनरल की क्या। भैया, कट ऑफ पूछने से आप ये मान के चलो बहुत डिमोटिवेशन मिलती है बच्चों को। कभी कट ऑफ का जिक्र करो ही मत। आपको अपने अंदर मोटिवेशन रखना है तो ये पूछो कि यार पिछली बार सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना था, पिछली बार सबसे हाईएस्ट टॉप 10 का स्कोर कितना था, मुझे वहां तक जाना है।
बेशक आप ना पहुंचो, बेशक आपका कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएं, बेशक आपके मॉक टेस्ट में उतने स्कोर ना बन रहे हो, लेकिन टारगेट आपका वही रहना चाहिए। आप ये मत पूछो कि भाई ओबीसी की कट ऑफ क्या थी, आप ये पूछो कि ओबीसी में सबसे ज्यादा नंबर किसके थे, आप ये पूछो जनरल में सबसे ज्यादा नंबर किसके थे, उसको आप टारगेट करो। ऐसा करोगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा, आपको कट ऑफ की टेंशन रहेगी नहीं। फिर कुछ लोग एग्जाम देते हैं, वो लटकते रहते हैं जी, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, और फिर उनको रातों रात नींद नहीं आती जब तक उनका रिजल्ट नहीं होता है ना। तो अभी से, आज से तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है बच्चे, क्लासेस आपकी एक दो हो भी गई हैं। तो ये ऑलरेडी क्लास आपकी हो चुकी है, 9 बजे हिंदी की हो चुकी है और 10 बजे आपकी क्लास रीजनिंग की भी हो चुकी है। ठीक है। तो अगर बात करूं, रेगुलर हमारा जो टाइम रहेगा बच्चे 11 बजे रहेगा। कैसे, कितने दिन में हम कोर्स को पूरा कर, बस आप थोड़ी देर मेरी बात सुन लो, आप प्लीज, आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे, उनको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। आज फर्स्ट क्लास है, आज मुझे बोलने दो, बाकी दिन मैं आपकी भी सुनूंगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस रहेंगी, वो डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट डे है, थोड़ा सा क्लास से अलग एक्स्ट्रा बातें हैं 2 3 4 मिनट की, और मैं उन्हें करके और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। 11 बजे मैथ्स के साथ आप मुझसे मिलेंगे, 1 बजे पॉलिटी या हिस्ट्री में से कुछ शुरुआत होगी, 3 बजे ज्योग्राफी या इको में से, और 5 बजे आपका यूपी जी के या फिर जो साइबर क्राइम, बड़ा भारी टॉपिक है यार ये तो, मतलब भारी, मतलब नाम मुझे ऐसा लग रहा है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह, और फिर स्टैटिक जीके और मानसिक अभिरुचि। 6 बजे आप लोग मिलेंगे, किसी एक एक सब्जेक्ट शुरू होंगे इनमें, जैसे जैसे वो खत्म होते रहेंगे फिर वो दूसरे वाले सब्जेक्ट जो है वो शुरू होते चले जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, कोर्स की अगर मैं बात करूं बच्चे, आप कोई भी कोर्स आए उसकी शुरू की 3 क्लास डेमो आपको दी जाती है। उसका रीजन यही होता है कि आप लोग ये डिसाइड कर पाओ कि देखो, 500-600 रुपये आप अपने अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ये। 500-600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये बहुत कम रकम मैं नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, लेकिन एक उस स्टूडेंट के लिए जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, जो अभी तैयारी कर रहा है, जिसके बैंक अकाउंट बैलेंस -0 पॉइंट में है, उसके लिए तो ये पैसा बहुत बड़ी बात है। उस स्टूडेंट के लिए जिसको किसी और से मांगना पड़े, जिसको पापा से कहना पड़े कि पापा कोर्स लेना है, 600 रुपये दे दो, 700 रुपये दे दो, उस स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा ये 700 रुपये 70,000 रुपये के बराबर है ना। ये फीलिंग आप समझ सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो आप ये 3 दिन आराम से क्लास लीजिए, आपको लगता है कि इस टीम के साथ मैं बिल्कुल बिल्कुल तैयारी कर सकता हूँ, और उसके लिए आपको खुद को भी तैयार करना होगा। के बाद ये शुरू की 3 क्लास आज कल और परसों ये क्लास यूट्यूब पर रहेंगी, और उसके बाद ये क्लासेस बच्चा एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। आपको मैं वर्कशीट दूंगा रेगुलर 10 क्वेश्चन की मैथ्स में, आपको एक बोर्ड पीडीएफ मिलेगी, और क्लास आपको एप्लीकेशन पर ही अपलोड होके मिला करेगी। बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए। तो आज फर्स्ट डेमो है बच्चे आपका, और कैसे कोर्स को परचेज करना है, और शुरू के 3 दिन आपको 20% ऑफ में भी ये आप कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद अगर आप देखते हैं तो फिर ये वैलिड नहीं दिखाएगा, आपको 799 में ही बैच मिलेगा। तो शुरू के 3 दिन आप 699 में बैच को अवेल कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर मैं आगे बढ़ूं, कैसे कोर्स को ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको बताएंगे कि भैया यहाँ पे आपको 799 के बाद अप्लाई कूपन करना है, डायरेक्ट पे ऑनलाइन नहीं करना है। और अप्लाई कूपन में UPP20 करेंगे, फिर अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे, तो भैया यहाँ पर पे ऑनलाइन में जाके 639 आपको कोर्स दिखा देगा। प्रॉपर आपका ऑफिशियल सिलेबस है बच्चे, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हमने पूरे डिटेल्ड में, मैंने आपको प्रिंट करा के दे रहा हूं मैं, आपको अभी 1 मिनट का समय दीजिए। पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया आपका, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आपका सिलेबस है बच्चा, एक पेज और है। ये टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं: नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स इंडिसेस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई। उसके बाद में आपका सीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, रेस, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, मेंसुरेशन 2D और 3D। बच्चे, हम जो ये टॉपिक करेंगे ना नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम टॉपिक को मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से कराऊंगा। जैसे नंबर सिस्टम में आज मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से शुरुआत कर रहा हूं,
बेसिक क्लासिफिकेशन है, थ्योरेटिकल पार्ट होगा, आज क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन उसके ऊपर बच्चे आपकी कमांड होनी चाहिए। कमांड रहेगी तो ही आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि आजकल थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। हम लोग अक्सर शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ जीरो, हम लोग शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट। अब इनसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, देखो आप भी बच्चे तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे प्रीवियस ईयर से आप, मतलब मुझसे भी ज़्यादा आप लोग अवेयर हो, तो आप देख रहे हो कि यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो वगैरह से अब क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये बात सच्चाई है और आप भी जानते हैं। अब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा या तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, या बनेगा आपने देखा होगा डिविजिबिलिटी ऑफ रूल से, या फिर रेयरली बना तो आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय से बन जाएगा। बाकी नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, ये सबसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है। पिछले आप 8-10 साल का, 8-10 तो ज़्यादा कह रहा हूँ, 5-6-7 साल का रिकॉर्ड भी उठा के देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो हम थोड़ा सा ना स्मार्ट वे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में आपको जब मैं शुरू में पढ़ाऊंगा तो केवल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और आपको रिमाइंडर थ्योरम, ये 3 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। बचे हुए जो चैप्टर होंगे आपके, जो लेस इंपॉर्टेंट है यानी कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मैं सबसे लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे लास्ट में यानी कि जब हम ये कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे तो जो भी वो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे उनको हम वहां पे कवर करेंगे। पहला फोकस हमारा होगा, जब हम लोग कोर्स से जुड़ते हैं ना तो हमारे अंदर एक फुल एनर्जी होती है। आपकी बैटरी, मैं ये मान के चलूंगा कि इस टाइम 100% चार्ज है, और 100% बैटरी का यूज आपकी का मैं, मतलब अच्छे कंटेंट के साथ करना चाहता हूँ यूज। आपको मैं इस 100% बैटरी में वो कंटेंट आपके जो है दिमाग में अपलोड करना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये होती है एक स्मार्ट स्टडी। अब अगर मतलब ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं भाई, एक क्लास दो क्लास नंबर जीरो, एक क्लास दो क्लास यूनिट, तो फर्क मतलब उसका कोई इतना फायदा है नहीं। लास्ट में हम करेंगे उन टॉपिक्स को, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको कराऊंगा नहीं, लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले, फिर उसके बाद में डेसिमल फ्रैक्शन। आप देखिए नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये भी, डेसिमल फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। डेसिमल की इवन मैं आपको अलग क्लास कराऊंगा और फ्रैक्शन की अलग, 2 क्लास में हम इसको कवर करेंगे। एलसीएम एच से बाकी तो ये सब आपके लिए पुराना ही टॉपिक है, ठीक है। तो बस मैं कहूंगा कि आपको मेहनत अपनी तरफ से बच्चे करनी होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी और इसका भी, फिर हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। बस इतना था, इतना सा बेसिक डिस्कशन था। हो गया भाई स्क्रीनशॉट। चलिए, रेगुलर या रोज की क्लास में मैं उतना जितना आज बोला हूँ, एक्स्ट्रा इतनी बातें करता नहीं हूँ। फर्स्ट क्लास है तो बहुत सारे डाउट आपके हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका बचता है तो जैसे ही क्लास खत्म होती है बच्चे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। उसके बारे में कल की जो सेकंड डेमो होगी शुरू के 2-4 मिनट में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, बहुत छोटा सा है, 15 मिनट की थ्योरी है और उसके ऊपर 15-20 मिनट में क्वेश्चन है। इतना सा है और ये चैप्टर मैं कह रहा हूं कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप उड़ा दोगे, बिल्कुल 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। वैसे 15 मिनट आप समझ लो। भैया सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर। नंबर आपने अलग अलग चीजों को पढ़ा होगा, मैं कह रहा हूं हर बच्चे ने सुना होगा कि भैया रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक जिनको बोलते हैं। आपने सुना होगा फ्रैक्शन, डेसिमल, अलग अलग नाम सुने होंगे। क्या आपने ये कभी सोचा कि ये जितने भी आपने नाम सुने ये सब एक ही वंश के वंशज हैं, एक ही वंश के। आप ये मान के चलो कि वंश, आपको मैं थोड़ा ट्री मेथड में पढ़ाऊंगा और ये आपके दिमाग में छप जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, इतने सारे कमेंट पर ध्यान ना दें। बिल्कुल तसल्ली से ऐसे दोनों हाथों को चिन पे रख के बैठ जाओ अगले 15 मिनट। फिर उसके बाद में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं देखूंगा कि आपके अंदर के इमोशंस क्या हैं और आप कितना अच्छे से जवाब देते हो। देखो ऐसे आप कमेंट बहुत सारे करोगे तो फिर मैं कमेंट बहुत कम पढ़ता हूँ। जो बच्चे मुझसे पहले थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो जानते होंगे मेरा फोकस होता है कि अगर मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ अपना, इवन मैं ये कहता हूँ कि ये 1 घंटा मेरा है ही नहीं, ये 1 घंटा 11 से 12 जो टाइम है ये आपका टाइम है। और इस आपके टाइम में या तो आप
इधर उधर की बातें करके जी वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, कोर्स कैसे लें जी, एप्लीकेशन पे क्यों नहीं हो रही है क्लास, यहाँ क्यों हो रही है, ये एक्स्ट्रा कमेंट प्लीज बच्चे मेरी रिक्वेस्ट है क्लास के बाद कमेंट में डाल देना। कुछ जनरल कमेंट होंगे, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। कुछ मेरे लिए ही स्पेसिफिक कमेंट होगा, कल की क्लास में डेफिनेटली मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं बात करूं नंबर, नंबर ऐसे मान के, आपने हिस्ट्री वगैरह आप सब लोग पढ़ते हैं, ऐसे मान के चलो कि संस्थापक नंबर है किसी भी डायनेस्टी का, किसी भी वंश का जो संस्थापक है ना, वो है नंबर। अब नंबर के हुए दो बेटे, नंबर के हुए दो बेटे, और दोनों बेटों के नाम है, एक का नाम है बच्चे रियल नंबर, क्या बोलते हैं, जिसको कहते हैं रियल नंबर। और दूसरे बेटे का जो संस्थापक, देखो राजा कौन है, राजा है नंबर, जिसको कहते हैं संख्या। और संख्या के दो बेटे हुए, एक का नाम है रियल नंबर, जिसको हिंदी में क्या नाम कहते हैं, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और दूसरे बेटे का नाम हुआ इमेजिनरी नंबर, क्या नाम हुआ, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्याएं। अच्छा एक बात बताओ, राजा जो होता है वो, आपने पढ़ा होगा, इतिहास गवाह है, चाहे मुगलों पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमेशा गद्दी पे उसका सबसे काबिल बेटा बैठता है। और ये बात भी इतिहास गवाह है, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग उसी का नाम याद रखते हैं जो गद्दी पे बैठेगा। यस और नो। औरंगजेब बैठा गद्दी पे, औरंगजेब के भी दो तीन चार भाई थे, आपको एक आध का नाम याद होगा बस, सबके नाम हर किसी को याद नहीं है, जो बहुत डीप में पढ़ा उसी को याद है ना। तो जो राजा का असली हकदार था वही गद्दी पर बैठा, तो यहां पर जो वास्तविक हकदार था राजा का, वो गद्दी पर बैठा। तो यहां गद्दी पर कौन बैठेगा, यहां गद्दी पर जो वास्तविक हकदार यानी कि रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या तो अपनी कल्पना में ही रहा, उसको गद्दी पे नहीं बैठाया गया। एक स्टोरी के रूप में भी आपको ध्यान में रह जाएगी ये चीज, आप ना चाहते हुए भी कभी गलत कर ही नहीं पाओगे। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके साइड हटाते हैं, फिर जो आगे वंश चलेगा वो इसका चलेगा। इसका वंश बेचारे का यहीं पे खत्म हो गया। और आप ये मान के चलो कि अगर मैं किसी भी संख्या को अंडर रूट के अंदर, कोई भी संख्या माइनस में हो, कोई भी संख्या रूट के अंदर अगर माइनस में है, वो हमेशा एक काल्पनिक संख्या, वो हमेशा एक इमेजिनरी संख्या होगी बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा -2, अगर मैंने कहा -3, अगर मैंने कहा -6, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, इमेजिनरी नंबर हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। बस इतना ही यहां पर ध्यान रखना है, और इसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो अब बात करते हैं रियल नंबर की। देखो रियल नंबर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको, आपके दिमाग में क्वेश्चन वाइज भी सेट करता हुआ चलता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, यहीं से ही एक सवाल बन गया, क्या सभी वास्तविक संख्याएं नंबर सिस्टम का पार्ट होती हैं? क्या सभी काल्पनिक संख्याएं नंबर सिस्टम का पार्ट होती हैं? आप कहेंगे हाँ, ये क्वेश्चन बना है। क्या सॉरी, क्या सभी वास्तविक संख्याएं, क्या सभी काल्पनिक संख्याएं नंबर सिस्टम का पार्ट होती हैं? आप कहेंगे हाँ। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्या का पार्ट होती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, वास्तविक संख्याएं अपने आप में अलग हैं और काल्पनिक संख्याएं अपने आप में अलग हैं। इन दोनों का तो क्लैश है। काल्पनिक को तो इस बात का दुख है कि पापा ने गद्दी पर इसको क्यों बैठाया, तो वो तो भाई चाहता है किसी दिन रात को सोते हुए को, ऐसे हुआ है ना मुगलों में कि रात को सोते हुए कोई निपटा दिया, तो वो तो चाहता है किसी दिन सोए और मैं निपटा दूं इसको। लेकिन रियल नंबर भी भाई पूरा तेज है, वो सोया ही नहीं, है ना, तो वो कभी निपटा ही नहीं और उसके जो है वंश आगे बढ़ गया। अब रियल नंबर के भी दो बेटे हुए, रियल नंबर के भी बच्चे दो बेटे हुए,
एक का नाम बना रेशनल नंबर और एक का नाम बना इरेशनल नंबर। एक का क्या नाम बना? रेशनल नंबर। देखो सबसे पहले रियल नंबर के बारे में देख लो। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिनको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकूं। नंबर लाइन क्या होती है बच्चा? इस तरह की एक नंबर लाइन होती है जिसमें सेंटर पॉइंट होता है 0, इधर होता है +1 +2 +3 +4 और ये आगे चलता जाएगा। इधर होता है -1 -2 -3, यहां पर -4 और ये इधर चलता जाएगा। तो वो सभी संख्याएं जिनको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं वो सारी की सारी क्या होती हैं? वो सारी की सारी रियल नंबर होती हैं। अब रियल नंबर के भी दो बेटे हुए। एक का नाम रहा रेशनल नंबर। क्या बच्चे? एक का नाम रहा रेशनल नंबर और एक का नाम हुआ इरेशनल नंबर। ये सभी मैं कह रहा हूं आपने नाम सुने होंगे, लेकिन इनको रिलेट करना और इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप बस फिलहाल आपको थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स पढ़ने की आदत नहीं है, मैं ये जानता हूं, लेकिन अगले 15 मिनट आप मुझे दे दो और बस उसके बाद फिर ये थ्योरेटिकल पार्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन, अभी मैंने इन दोनों को पढ़ा के फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा और वो सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में और आप ना चाहते हुए भी उनका जवाब सही दोगे। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं बच्चे? रेशनल नंबर को कहते हैं प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्याएं या परिमेय बोल दो। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और इरेशनल को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। देखो भैया, इस बात का भी इतिहास गवाह है कि जो एक बार किसी वंश में हो गया वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अगर यहां संख्या ने भी भेदभाव किया कि इरेशनल को कुछ नहीं दिया, सब कुछ रियल नंबर, सॉरी इमेजिनरी को कुछ नहीं दिया, सब कुछ वास्तविक को दे दिया, तो फिर ये बीज बो दिया उसने। फिर ये बीज बुआ तो इसका पेड़ बनेगा। अगर शुरू में ये नंबर, ये संख्या जो संस्थापक था इसको भी थोड़ा बहुत दे देता, आधा आधा इन दोनों में बांट देता, तो ये बीज आगे बोया ही नहीं गया होता। आप ऐसे सोचो कि अगर इसने भेदभाव किया तो भेदभाव यहां भी होगा। रियल नंबर के जो दो बेटे हुए रेशनल और इरेशनल यानी कि वास्तविक और सॉरी परिमेय और अपरिमेय, भेदभाव यहां भी हुआ। यानी कि सब कुछ परिमेय को दिया गया, अपरिमेय के पास कुछ भी नहीं रहा। अपरिमेय के पास कुछ भी नहीं रहा मतलब ये आगे बढ़ा ही नहीं। आगे बढ़ा ही नहीं मतलब हमें इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करना ही नहीं है। तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो रूट के अंदर ही फंस के रह जाएं। जो संख्याएं रूट के अंदर ही फंस के रह जाएं, जो रूट से बाहर कभी जीवन में निकले ही ना, तो हम उन्हें कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया। क्या इन नंबर को मैं कभी भी रूट से बाहर निकाल सकता हूं? कभी नहीं निकाल सकता। तो ये संख्याएं बच्चे हमारी क्या होंगी? इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होंगी। इनके बारे में इतना ही पढ़ना है क्योंकि इसको कुछ दिया ही नहीं गया। अब सब कुछ, सारी संपत्ति दे दी गई किसको? रेशनल नंबर को। तो भैया आगे जो कुनबा बढ़ेगा वो किसका बढ़ेगा? रेशनल यानी कि परिमेय का। सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। आप कहेंगे सर वो संख्याएं जिनको p/q की फॉर्म में लिख दिया जाए, यानी कि जिन संख्याओं को हम अंश और हर, जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर यानी कि हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, की फॉर्म में, की फॉर्म में लिखा जा सके, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? उन संख्याओं को हम कहेंगे बच्चा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। वो सभी नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, ऑल दैट नंबर्स आर कॉल्ड परिमेय संख्याएं। अब
रेशनल नंबर को भी मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन, और मैं कह रहा हूं कि आप ना चाहते हुए भी जवाब दोगे। मुझे एक बात बताना, क्या सभी रेशनल नंबर, यस और नो में जवाब चाहिए मुझे आपका, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं? ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बन गया और ये पूछे गए हैं सवाल। क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं? यस और नो? यस, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सभी परिमेय संख्याएं रेशनल यानी कि वास्तविक। भाई आप ऐसे मान के चलो कि वास्तविक के ही दो बेटे हैं, परिमेय और अपरिमेय। अगर मैं कहूंगा कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक हैं, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, कि भैया ये इसी का ही तो पार्ट है, ये इसी का ही तो पार्ट है। अगर मैं आपसे कहूंगा क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, आप कहेंगे हाँ जी सर, सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं, बेशक उसको कुछ नहीं दिया गया, लेकिन बेटा तो इसी का रहेगा, वो बेटा तो इसी का रहेगा। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है जिसका जवाब शायद कुछ लोग ही सही दे पाए। मेरा क्वेश्चन है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं? क्या जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी की सारी परिमेय होती हैं क्या? बोलो, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं? भाई मैं मानता हूं और हम लोग मानते हैं कि वास्तविक संख्या का स्पेशल झुकाव, स्पेशल प्यार था परिमेय के साथ, उसने संपत्ति उसको दी, उसको राजगद्दी उसको दी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपरिमेय उसका बेटा नहीं रहेगा। तो क्या ये बोलना सही रहेगा कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं? इसका क्या होगा? नहीं, गलत। तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं है, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं, है ना? तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना है। अगर मैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूं जो मैंने देखे हैं। मैं पूछूं कि क्या सभी परिमेय संख्याएं, चलो और आगे बढ़ते हैं तब पूछूंगा वो सवाल। अब रेशनल नंबर का आगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को दिमाग में रखना है। अब मैंने कहा कि भैया रेशनल नंबर का ही आगे कुंडा चलेगा, अपरिमेय संख्या बेचारा यहीं पर थम गया। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर को आगे बढ़ाते हैं। भैया रेशनल नंबर मैंने कहा जिन भी संख्याओं को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, वो सारी p बाई क्यू यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश बाई हर की फॉर्म में लिखें, वो सभी हमारी परिमेय होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका कहना चाहो तो भैया 2/3 आप कह सकते हो, आप 3/4 कह सकते हो, आप 1/2 कह सकते हो। अब आप मुझे बताना कि क्या अगर मैं यहां पर 6 लिख दूं, अगर मैंने केवल 6 लिखा तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? यस और नो जवाब दो। केवल 6 लिखा है मैंने, मैं देखता हूं आपकी कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, बताइए जरा मुझे। अगर मैं केवल 6 लिखता हूं, यस, देखो कुछ लोग गलत कह रहे हैं अब भी। बच्चे कोई भी नंबर अगर आपने लिखा है, अभी आपको इसके मैं पार्ट्स पढ़ाऊंगा ना, जब आप समझ जाओगे। कोई भी संख्या आप लिखते हो भैया, उसके बटे में आप 1 कर सकते हो। किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी नेचुरल नंबर के बटे में, अपॉन में, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया अगर इसके बटे में 1 लिखा तो हम कहेंगे जी हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। अब भैया परिमेय के 3 हिस्से हुए, यानी कि 3 बेटे या 3 संतान हुई परिमेय की। और अब चीजें थोड़ी सुधर गई, देखो समय के साथ चीजें सुधर जाती है ना। कब तक कट्टरपंथी चलेगी, कब तक वही पुरानी प्रथाएं चलेंगी? जैसे जैसे वंश दर वंश आगे बढ़ा, ये चीजें बदली। देखो अभी आपको मैं फिर से जब ये रिवाइज कराऊंगा ना, आपके दिमाग में ये ऑलरेडी चीजें छप चुकी होंगी। अभी जितना हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करो।
मैंने कहा कब तक वो चीजें चलेंगी कि भैया बाप के दो बेटे हुए, एक को कुछ नहीं मिला, एक को ही सब कुछ मिला, फिर उसके भी दो बेटे हुए, ऐसा कब तक चलेगा? आगे आके चीजों में थोड़ा सा सुधार हुआ। सुधार हुआ यानी कि परिमेय को समझ में आई बात कि यार जो मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ फेवरेटिज्म किया, मेरे भाई को कुछ नहीं दिया, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया, दूसरे वाले को कुछ नहीं दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं चीजों को बिल्कुल नॉर्मलाइज करके रखूंगा। तो यहां पर उसके तीन बेटे हुए, एक का नाम रखा डेसिमल, एक का नाम रखा डेसिमल जिसको कहते हैं दशमलव, दशमलव, दूसरे का नाम रखा इंटीजर, इंटीजर जिसको हमने पूर्णांक नाम दिया, पूर्णांक, और तीसरे का नाम रहा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कई टाइप के होते हैं भिन्न, ठीक है। तो भैया यहां पर रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को थोड़ी सी बातें समझ में आई कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं अपने आने वाले जो मेरा वंश होगा मैं उसमें क्यों खामखा दुश्मनी का बीज बोऊं यार। तो उसने कहा कि जितने भी मेरी संतानें होंगी ना, मैं तीनों में बराबर बराबर प्रॉपर्टी को बांटूंगा। प्रॉपर्टी को बांटने का इन द सेंस यहां पर है कि तीनों को बराबर इज्जत मिलेगी, यानी कि तीनों के ऊपर बराबर गहन अध्ययन होगा। यहां पर हमने इरेशनल को पढ़ा ही नहीं, यहां पर हमने काल्पनिक को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उनको इज्जत ही नहीं मिली, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिली। अब यहां पर रेशनल नंबर के तीन बेटे डेसिमल, इंटीजर और फ्रैक्शन हुए, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनको मिली है फुल इज्जत। तो भैया यहां पर डेसिमल नंबर क्या होते हैं जो इस फॉर्मेट में लिखे जाएं, जैसे 2.3, जैसे 5.29, इस तरीके से आप जानते हैं ये बात। अब मैं डेसिमल के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि बच्चे हमने डेसिमल को एक अलग चैप्टर के रूप में रखा है। डेसिमल को मैं आपको पूरी डिटेल में एक क्लास में हम डेसिमल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मैं फ्रैक्शन में भी आप फ्रैक्शन भी मैं आपको एक कंप्लीट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आप बस केवल इतना समझ के चलो कि डेसिमल और एक है फ्रैक्शन, जैसे मान लो a बाई बी प्रॉपर। अब वो भी क्या होता है, बहुत सारे तरीके के होते हैं फ्रैक्शन भी, कैसे कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के बारे में केवल आप इतना ही समझो, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी आने वाली क्लासेस में हम उनको पढ़ेंगे, फिलहाल इनको यहीं पे रोको, बस ये मान के चलो कि इनके बारे में हमें स्टडी करना है। फिर आता है इंटीजर, ये तीसरा पार्ट है। ओके, अब इंटीजर में आगे बढ़ने से पहले अब ये मत सोचना कि क्या सर इनकी फैमिली आगे नहीं बढ़ी। भाई बढ़ी, और इतनी बढ़ी इनकी फैमिली तो आगे कि हमें स्पेशल क्लास करके पढ़ना पड़ेगा इनको। आप समझो, हम इंटीजर के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे क्योंकि इंटीजर भी आगे बढ़ा, लेकिन उसको यहीं पर हम एंड कर लेंगे। इन दोनों को हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों से। अब मैं इंटीजर पे आगे जाने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जरा मुझे बताना, क्या सभी दशमलव परिमेय संख्या होती हैं? क्या सभी दशमलव परिमेय होती हैं? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि सर दशमलव जो है परिमेय की ही एक संतान है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि सभी दशमलव परिमेय होती हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि सभी पूर्णांक, सभी इंटीजर परिमेय होती हैं, ये भी 100% सही है, क्योंकि भैया परिमेय की ही संतान है ये। अगर मैं आपसे कहूं सभी भिन्न परिमेय होते हैं, ये भी 100% सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सभी परिमेय संख्याएं दशमलव होती हैं, क्या ये बात सही है कि नहीं? आप देखो, आप ना चाहते हुए भी सही जवाब दे रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सभी परिमेय संख्याएं दशमलव होती हैं, क्या ये बात सही है? नहीं सर, अगर सभी परिमेय संख्याएं दशमलव होती ना, तो फिर इन पूर्णांक और भिन्न का क्या होता? ये भी तो इसी का ही पार्ट है। सब कुछ दशमलव को थोड़ी दिया उसने, बड़ा तेज था परिमेय, तो उसने तो तीनों में बराबर बराबर बांटा, है ना। तो भैया अगर मैं ये कह रहा हूं कि सभी परिमेय पूर्णांक, गलत। अगर मैं कह रहा हूं सभी परिमेय फ्रैक्शन, गलत। ये तो तीन है, उसने तो तीनों में बांटा। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, फिर मैं इंटीजर को आगे बढ़ाता हूं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोच के देना, ऐसे मतलब जल्दबाजी में कमेंट, मेरा पहले कमेंट जाना चाहिए, ऐसे नहीं, सोच के बताना। क्या सभी दशमलव वास्तविक संख्याएं हैं?
अब मैं दादा के पास पहुंच गया, पिताजी से ऊपर पहुंच गया, मैं दादा के पास। क्या सभी दशमलव वास्तविक संख्याएं हैं? समझ के जवाब देना। क्या सभी दशमलव वास्तविक संख्याएं हैं बच्चा? आप कहेंगे यस, क्योंकि भैया दशमलव परिमेय संख्या का पार्ट है और परिमेय वास्तविक का है, तो सभी दशमलव वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या सभी पूर्णांक वास्तविक हैं? बिल्कुल है, क्योंकि पूर्णांक परिमेय का पार्ट है और परिमेय इसका पार्ट है। क्या सभी भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं? बिल्कुल होंगी, क्योंकि भिन्न इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो यहां पर अब हम चलते हैं, इंटीजर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इनके बारे में मैंने बता दिया कि हम सेपरेट क्लास में इनको पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। तो यहां पर बच्चे अब हम पार्ट करते हैं आगे पूर्णांक का। तो सबसे पहले ये देखो पूर्णांक होते क्या है। पूर्णांक होते हैं वो सभी, डेसिमल संख्याएं नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, सिंपल नंबर होने चाहिए। वो सभी सिंपल नंबर्स, बिना डेसिमल के, बिना फ्रैक्शन के, 3 4 5 6 8 10 0 -4 -5 -6, सभी सिंपल नंबर्स जो आप नंबर लाइन पे बना सकते हो, सभी सिंपल नंबर्स। बस वो डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। जैसे नेगेटिव, आप इसके दो पार्ट में ही समझो इंटीजर को। इंटीजर को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं। एक तो बांट रहा हूं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक। और एक मैं बांट रहा हूं होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चे, यानी कि वो सभी संख्याएं जो डेसिमल और फ्रैक्शन ना होके, तीसरा यानी कि आपको सिंपल संख्याएं मिले और वो नेगेटिव में भी हो चलेगा। जैसे मैं कहूं -10, -8, -7, -17, ये होती है ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि संख्याओं के साथ माइनस का साइन लग रहा हो और सिंपल नंबर हो, वो होती हैं आपके नेगेटिव पूर्णांक। अगर मैं कहूं होल नंबर, तो होल नंबर भी भैया, अगर मैं आपसे कहता हूं कि वो सभी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, वो सभी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और अनगिनत तक जाती हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 1 2 3 4, या फिर इसको आप ऐसे मत लिखो, होल नंबर को भी दो हिस्सों में बांट लो, होल नंबर को भी दो हिस्सों में बांट लो आप, कि भैया होल नंबर भी मतलब होता है जीरो और प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल। यानी कि अगर मैं होल नंबर की बात करता हूं, एग्जाम्पल इसको यहां पे लिख लो, जीरो से शुरू होगी कहानी और ये इन्फानाइट तक जाएगी। ठीक है, तो जीरो से शुरू होने वाले नंबर्स और इन्फानाइट तक जाते हैं, उन सभी को हम होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो भैया जीरो को अगर मैं अलग कर दूं और कहानी केवल 1 से शुरू करूं, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, उनको हमने नाम दे दिया प्राकृतिक संख्याएं। जीरो को मैंने अलग कर दिया और मैंने 1 से कहानी शुरू करी, तो उनको हमने क्या नाम दिया, प्राकृतिक संख्याएं। अब यहां से आपके जो नंबर आएंगे वो सब आप जानते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को भी दो हिस्सों में बांटा गया। प्राकृतिक संख्याओं को भी बच्चे, अभी मैं जस्ट बस एंड होने वाला है, 5 मिनट और एंड होने वाला है, और एंड होकर मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा शुरू से। और जो बच्चे लेट जुड़े हैं आप देखना बच्चे, शुरू की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। जो शुरू से जुड़े हैं बच्चे, आप ये फील करेंगे कि चीजें दिमाग में सेट हो चुकी है। फिर उसके बाद मैं आपको 8 10 12 क्वेश्चन भी कराऊंगा इनके ऊपर, जिनके जवाब आप मुझसे पहले दे रहे होंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं को भी बच्चे दो हिस्सों में बांटा गया। एक है आपका इवन नंबर, क्या है इवन, जिसको हमने बोला सम संख्याएं, और एक है आपका ऑड नंबर, एक है आपका ऑड नंबर जिसको हमने नाम दिया विषम संख्याएं। और एक तीसरा हिस्सा भी आप इसका बांट लो, एक है आपका प्राइम नंबर, जिसको हमने क्या नाम दिया, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर।
3 हिस्सों में नेचुरल नंबर्स को यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को बेसिकली बांटा गया। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इवन नंबर क्या होता है, वो सभी संख्याएं जो 2n यानी कि जो 2n की फॉर्मेट में हो, या फिर अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वो सभी संख्याएं जो 2 के द्वारा विभाजित हो जाएं, ऑल दैट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। जो संख्या 2 से कट जाए वो संख्या हमारी इवन नंबर होती है। जैसे फॉर सपोज मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से सभी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2 के टेबल में आती हूं, वो सभी संख्याएं हमारी इवन होती हैं। एक स्पेशल केस और स्टार बना के लिख लो। स्टार बना के लिखेंगे कि जो ये 0 होता है ना, ये 0 भी एक सम संख्या होती है। 0 भी क्या होता है बच्चे, एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर होता है, क्योंकि 2-2 के गैप में चलती है। भाई 10 एक इवन नंबर है, 2 माइनस करो 8, 2 माइनस करो 6, 2 माइनस करो 4, 2 माइनस करो 2, और 2 में से 2 माइनस करोगे क्या मिलेगा, 0। यानी कि 2 के गैप में चलने वाली संख्या और जो 2 से डिविजिबल हो, इवन है, सम है, तो भैया 0 भी एक सम संख्या है। ये भी एक क्वेश्चन बना है, तो इससे स्टार बना के लिख लेना। तो यहां पर अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करता हूं, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याओं की बात करता हूं, तो वो सभी संख्याएं जो 2 से ना कटें, जो आप ऐसे लिखो जो 2n+1 के फॉर्मेट में हो, जो 2n+1 के फॉर्मेट में होती हैं वो सभी ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह की सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना है भैया। प्राइम नंबर्स के बारे में हालांकि मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे हम आगे चल के भी, जब मैं एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं का डिस्कशन करूंगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चे, जिनके केवल केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड यानी कि ओनली 2 फैक्टर्स। भैया 2 गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो अभाज्य संख्या होती है ना, वो केवल 2 संख्याओं से ही कटती है। जैसे मैंने आपसे कहा 6, अब 6 किस किस संख्या से कटेगा भाई, 1 से तो कटेगा, 1 से सब कटती हैं, 2 से भी कटेगा, 2 तिया 6, 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, और खुद 6 से भी कटेगा, 6 एकम 6। इसके तो 4 फैक्टर हो गए भैया, तो क्या 6 अभाज्य संख्या होगी, नहीं, क्योंकि मैंने कहा अभाज्य संख्या तो केवल 2 गुणनखंड यानी कि 2 ही संख्या से कटेगी। और वो 2 संख्या कौन सी होंगी, वो 2 संख्या यानी कि 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 और एक खुद वही संख्या, यानी कि एक तो 1 और एक खुद वही स्वयं वही सेल्फ नंबर, खुद अपने आप की संख्या, उसको हम कहते हैं 2 गुणनखंड, एक तो 1 और एक सेल्फ, उसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर आएगी 3, फिर आएगी 5, फिर आएगी 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, और इस तरीके से अभाज्य संख्याएं आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे कंफ्यूजन वाली बात होती है, बच्चा अक्सर यही करेगा 2, 3, 5, 7, 9, 11, वो तो भैया अलग केस हो जाते हैं। यहां पर आपको वो संख्या ढूंढनी है जो केवल 2 फैक्टर दे। देखो जैसे मैंने कहा 2, अब 2 है, या तो 1 से कटेगा या खुद 2 से कटेगा। मैंने कहा 5, या तो 5 1 से कटेगा या खुद 5 से कटेगा। मैंने कहा 13, 13 या तो 1 से कटेगा या खुद 13 से कटेगा। आपको 2-2 फैक्टर ही केवल मिलने वाले हैं। ओके, तो ये था बच्चे आपका ट्री। अब मैं आपको दोबारा से इसका रिवीजन कराता हूं, ठीक है, दोबारा से इसका रिवीजन करते हैं बच्चे। तो जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, आप पेन साइड में रख दो
और अब मेरे साथ जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं और फिर मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बताकर 8-10 क्वेश्चन करा दूंगा और ये क्लास बच्चे यहीं पर एंड हो जाएगी। हमने सबसे पहले पढ़ा नंबर। मैंने कहा एक वंश है जिसका संस्थापक कौन है? नंबर यानी कि संख्या। और नंबर के दो बेटे हुए, रियल और इमेजिनरी। बन गई ना स्टोरी दिमाग में, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक। सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ, राजगद्दी, सब शोहरत दौलत किसको मिला? वास्तविक संख्या को। इमेजिनरी को कुछ नहीं मिला, उसका वंश आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो भैया काल्पनिक संख्या को हम यहीं रोक देंगे। वो सभी संख्याएं जिनके रूट के अंदर नेगेटिव हो, जिनके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट चलते हैं ना, वो लोग कभी जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। तो इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट था, ये अपनी कल्पनाओं में था, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाया। वास्तविक संख्या यानी कि जो लोग वास्तव में रियल होते हैं वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो भैया रियल के दो बेटे, रियल को यानी कि वो सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर दें रियल नंबर होते हैं। रियल के दो बेटे हुए, रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय को भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये वो संख्याएं जो रूट के अंदर हो। देखो ये तो रूट के अंदर माइनस वाली है, ये रूट के अंदर प्लस वाली संख्याएं, और वो संख्या जो रूट से जीवन में बाहर निकल ही ना पाए, वो संख्या होती है हमारी इरेशनल नंबर। क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। रेशनल का वंश आगे चला, 3 लोगों में या 3 संतान रेशनल की हुई। रेशनल वो सभी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में बना सकें, वो संख्याएं हमारी रेशनल होती हैं। बच्चे रेशनल 3 हिस्सों में बांटा गया। एक है डेसिमल, इंटीजर और फ्रैक्शन। डेसिमल को हम अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, इंटीजर सॉरी फ्रैक्शन को हम अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। तो हमने इंटीजर को आगे एक्सप्लेन किया, ये भी बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेन होंगे आगे जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो भैया इंटीजर के दो बेटे हुए, एक है नेगेटिव इंटीजर और एक है होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर या फिर इंटीजर के बारे में मैं कहूंगा जो संख्या सिंपल हो, यानी कि डेसिमल वगैरह की या फ्रैक्शन की ना हो, सिंपल नंबर 2 3 4 5 10 12 -2 -3 -4 0, वो सभी इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर है नेगेटिव, सिंपल संख्याओं के साथ नेगेटिव साइन। और होल नंबर होता है 0 से और 1 2 3 4 यानी कि आगे इन्फिनिट तक। तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं को 2 हिस्सों में बांटा, 0 को अलग कर दिया और प्राकृतिक संख्याओं को अलग कर दिया। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं बच्चे और इन्फिनिट तक जाती हैं। प्राकृतिक प्राकृतिक को 3 हिस्सों में बांटा, एक इवन यानी कि सम, एक ऑड यानी कि विषम और एक अभाज्य यानी कि प्राइम। इवन नंबर जो 2n की फॉर्म में लिखे जाएं, जो संख्या 2 से कट जाएं, इवन होती हैं। स्टार में मैंने लिखा कि 0 भी एक सम संख्या है, याद रखना है इस बात को। विषम संख्या जो संख्याएं 2n+1 के फॉर्मेट में लिखी जाएं, यानी कि 1 3 5 7 इस तरीके से, जो 2 से ना कटे, ऐसे आप समझ सकते हो। अभाज्य संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि वो संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से डिवाइड हो, या तो 1 और या फिर खुद अपने आप से, और किसी से डिवाइड ना हो, वो संख्याएं प्राइम होती हैं। तो भैया मैंने कहा ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, इनके दो दो संख्या के दो दो फैक्टर्स हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवाने वाला हूं, कुछ स्पेशल पॉइंट। सबसे पहला स्पेशल पॉइंट है कि अगर आप सम संख्या को, किसी भी इवन नंबर को दूसरी इवन नंबर के साथ या तो जोड़ते हो या घटाते हो, किसी भी सम संख्या को दूसरी सम संख्या के साथ जोड़ते हो या घटाते हो, तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी जरा मुझे बताना। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में चेक करता हूं। अगर आप किसी भी अगर आप किसी भी विषम संख्या को, बच्चे अगर आप किसी भी ऑड नंबर को दूसरी विषम संख्या के साथ या तो जोड़ते हो या घटाते हो, तो आपको क्या मिलता है? यानी कि किसी भी ऑड नंबर को आप दूसरे ऑड नंबर के साथ जोड़ते हो या घटाते हो, तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? और तीसरा कि अगर आप किसी भी विषम संख्या को, किसी भी ऑड नंबर को दूसरे सम संख्या के साथ, यानी कि इवन नंबर के साथ जोड़ते हो या घटाते हो, तो आपको क्या मिलेगा? जरा मुझे इस बात का थोड़ा सा जवाब दे दो, थोड़ी सी नॉलेज बखेरो अपनी मेरे ऊपर। बताइए जल्दी से जवाब।
देखो बच्चे याद रखना, किसी भी सम संख्या को मैं दूसरी सम संख्या में जोड़ूंगा, हमेशा मुझे सम संख्या मिलेगी, ऑलवेज इवन नंबर मिलेगा। कोई भी दो सम संख्या को, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, रफ कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, कोई भी एग्जांपल ले लो, आप दो सम संख्या को जोड़ते हो या घटाते हो, ऑलवेज रिमेंबर आपको सम संख्या मिलेगी। कोई भी दो विषम, कोई भी दो ऑड नंबर को या तो जोड़ो या घटाओ, हमेशा आपको सम यानी कि इवन नंबर ही मिलेगा। ऐसे फिलो फिलो में विषम मत कह देना, इसको सम ही मिलेगा। कोई भी दो विषम संख्याओं को या तो जोड़ो या घटाओ, ऑलवेज आपको एक इवन नंबर मिलेगा। लेकिन अगर अपोजिट, किसी भी विषम संख्या में या तो सम को जोड़ते हो या घटाते हो, हमेशा आपको विषम मिलेगा, ऑलवेज आपको ऑड नंबर मिलेगी, यानी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, और एक स्पेशल पॉइंट है, ये तीन तो मैंने कंबाइंड स्पेशल पॉइंट लिखवाए, एक और स्पेशल पॉइंट लिखिए कि आप शायद जानते हैं, आप पढ़े हुए थोड़े से होंगे, पाई का नाम आपने सुना होगा। पाई, पाई की वैल्यू हम लोग क्या पढ़ते हैं, 22/7। क्या पढ़ते हैं, 22/7। ये मेंसुरेशन में आप लोग पढ़ोगे इस बात को और जानते होंगे, इतने तो अनजान आप लोग नहीं हो कि सर पाई तो पहली बार जीवन में नाम सुन रहे। 10वीं तक सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो पाई ये एक स्पेशल केस है, याद रखना। पाई जो होता है एक आपका अपरिमेय होता है। क्या होता है, अगर आपके पास आए कि पाई क्या है, ये क्वेश्चन भी बना है कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है बच्चा, इरेशनल नंबर है। और अगर आपसे कहेगा 22/7, इसकी जो वैल्यू होती है वो रेशनल होती है। क्या होती है, वो रेशनल की कैटेगरी यानी कि परिमेय की कैटेगरी में हम लोग उसे काउंट करते हैं। परिमेय की कैटेगरी में हम उसको काउंट करते हैं। स्पेशल केस के रूप में याद रखना है कि अगर आपसे कहेगा पाई, इसको ऐसे बोलते हैं पाई। पाई क्या है, पाई है अपरिमेय, इरेशनल नंबर, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और इसकी जो वैल्यू है 22/7, दरअसल इसकी कोकोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये तो हम मान के चलते हैं। इसकी वैल्यू होती है, आप गूगल करना वैल्यू ऑफ पाई, तो 3.1423 कुछ ऐसे करके बहुत लंबी दूरी तक, इन्फानाइट तक जाएगी। कभी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसे। और इसकी जो एक हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं 22/7 होती है, उसे हम रेशनल यानी कि परिमेय मान के चलेंगे। दिस इज ऑल, यही था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब आप लोग मुझे बताइए थम्स अप करके कि क्या चीजें क्लियर हुई। मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चे, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तब भी आप सवाल कर जाओगे। बस आपको क्या करना है, जब ये क्लास खत्म हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार शुरू से पूरा ट्री, पूरा फ्लो देख लेना है। अब मैं सवाल कराऊंगा, आपको लगेगा कि चीजें थोड़ी कम समझ में आई, क्योंकि थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स पर हमारा उतना ध्यान होता नहीं है, हम सीधा गुणा भाग पढ़ते हैं। और सडनली कोई थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स पढ़ाने आ जाए, थ्योरेटिकल यानी कि जो हमने पढ़ा, तो फिर ऐसा लगता है कि क्या हो गया, हमने तो अभी तक बस सीधा मल्टीप्लीकेशन, गुणा भाग जोड़ ये सब पढ़ा है, ये चीजें कैसे आ गई। तो वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होता है। लेकिन मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपके दिमाग में चीजें सेट हो चुकी होंगी। तो अब आपके 5-7 मिनट में मैं आपके 8-10 क्वेश्चन करा देता हूं और उनके जवाब आपकी तरफ से ही आने चाहिए। आप पेन को साइड में रख सकते हो, पेन की जरूरत नहीं है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे तो उनमें ऐसे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन को साइड में रख के अपना कमेंट स्क्रीन ओपन कर सकते हो, क्योंकि मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं वो उन्हीं में से हैं जो मैंने आपको पढ़ाया। तो चलिए चेक द नॉलेज करते हैं, आपकी नॉलेज को चेक। बताइए जल्दी से इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन कितने हैं मेरे पास, मेरे पास 13 क्वेश्चन हैं, और आप देखना कितनी स्पीड से हम लोग ये 13 क्वेश्चन करते हैं। आज फर्स्ट डेमो है बच्चे, कल की क्लास भी यूट्यूब पर रहेगी। जो लोगों ने बैच परचेस कर लिया है उनको मैं ये कहूंगा कि आपकी क्लास एप्लीकेशन पर लाइव नहीं होगी 3 दिन, चौथे दिन से क्लास एप्लीकेशन पर ही लाइव होगी। अभी क्या है, ये क्लास यूट्यूब पर लाइव है और इसके बाद ये जो क्लास है एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी जाएगी। इसकी वर्कशीट, ये बोर्ड पीडीएफ वगैरह मैं वहीं पर सब अपलोड करा दूंगा, तो वहां से आप देख लेंगे दीवानजी 2.0 बैच से। ओके, बताइए जल्दी से जवाब। 1 2 3 4 5 7 11, ये क्या है ये सब,
बताइए क्या ये इवन नंबर है? नहीं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो संख्या दो से कटे। भैया यहां तीन तो नहीं कट रहा, वन तो नहीं कट रहा, तो ये तो इवन नंबर तो नहीं है। क्या ये प्राइम नंबर है? क्या सभी संख्याएं जितनी भी आप देख पा रहे हो ये सारी प्राइम है? गलत। देखो प्राइम, आप बहुत भावुक होके प्राइम नंबर कह रहे हो, वैसे दिल दुखा रहे हो तुम मेरा, इतनी मेहनत से पढ़ाया मैंने तुम्हें। भैया प्राइम नंबर कैसे है? चार एक प्राइम नंबर थोड़ी है, चार एक अभाज्य संख्या थोड़ी है। चार क्या केवल दो ही संख्याओं से कटता है? यार तुमने तो दिल दुखा दिया मेरा। वन से भी कटता है, टू से भी कटता है, और खुद अपने आप से भी कटता है। तीन फैक्टर हो गए, तीन गुणनखंड हो गए। अभाज्य संख्या के तो केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? ऐसे नहीं करना है, बहुत आराम से सोचना है। तो प्राइम भी नहीं है। क्या ये नेचुरल नंबर है? यस, प्राकृतिक संख्या है। क्या ये ऑड नंबर है? गलत। भैया चार ऑड नहीं है, दो ऑड यानी कि विषम नहीं है। विषम यानी कि ऑड नंबर क्या होते हैं? जो दो से ना कटे, 2n+1 के फॉर्मेट में। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2n की फॉर्मेट में हो। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिसके केवल दो फैक्टर हो, यानी कि दो ही गुणनखंड हो। सब कुछ दिमाग में हो गया ना सेट? वेरी गुड, समझ गए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन पे आइए और जल्दी से मुझे इसका जवाब बताइए। जिसने भी इस सवाल का जवाब गलत दिया, ये मान के चलो आज फर्स्ट क्लास है, आज मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, आगे से आसान क्वेश्चन के गलत जवाब दोगे कूट दूंगा पकड़ के, 100% आपका एड्रेस निकलवाऊंगा मैं और घर आ जाऊंगा आपके। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मत करो, आते ही कुटाई होगी सीधी। जैसे हमारी होती थी ना, गांव में थे जब, स्कूल में पढ़ते थे एक गांव के में ही, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे ना वो निकलते थे शाम को अपनी बाइक लेके। हमारी क्या आदत थी गांव में, अब का तो पता नहीं, अब तो चीज़ें सुधर गई हैं, अब आप लोग तो टेक्नोलॉजी में आ गए हो। हम लोग ना शाम के टाइम कंचे खेलते थे, ये भी भरी हुई हैं भाई कंचे से। अब होता क्या था कि जैसे कंचे खेल रहे हैं हम लोग, अब हमारे जो प्रिंसिपल थे ना शाम के टाइम बाइक लेके निकलते थे वो, और कहीं भी उनको दिख गया ना कि मेरे जो स्कूल का बच्चा एक कंचा खेल रहा है, भाई साहब चप्पल निकाली, बहुत दूर से ही फेंक के मारते थे, बहुत दूर से ही। और फिर जो उनके पीछे भागते हमारे, और हम में से जो उनके हाथ आ गया ना, जो वो तरीके से कुटाई होती थी हमारी। लेकिन हम भी इतने ढीठ थे कि उस दिन की बात उसी दिन आप साफ, अगले दिन फिर कंचे खेलेंगे, फिर गुरुजी आएंगे, फिर कूटेंगे, फिर कंचे खेलेंगे। तो हम भी अपने आप में धुरंधर थे, और वो भी अपने आप में कौन थे? धुरंधर ही थे। चलिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होता है? कोई फैक्टर नहीं होता। गलत। ओनली वन फैक्टर, केवल एक गुणनखंड होता है। बिल्कुल गलत। ओनली टू फैक्टर, यस, केवल दो गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं उनको कहा जाता है। आगे बढ़ो। विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होता है? मैंने आपको बोला कभी दो इवन नंबर को या तो जोड़ो या घटाओ, आपको इवन नंबर मिलेगा। दो ऑड संख्या को या तो जोड़ो या घटाओ, इवन मिलेगा। लेकिन एक इवन और एक ऑड को या तो जोड़ो या घटाओ, हमेशा आपको क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। तो कह रहा है विषम और सम का योग क्या मिलेगा? हमेशा ऑड मिलेगा। इट इज ऑलवेज ऑड। ये तो पढ़ा है हमने अभी। ओके, आगे चलूं, इसको बताइए जरा क्या होगा इसका जवाब। कह रहा है कि 3+2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, सम्मिश्रित कॉम्प्लेक्स है, या प्राकृतिक है? कॉम्प्लेक्स नंबर हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे मान के चलो कि जो वास्तविक, वास्तविक प्लस काल्पनिक का योग होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि रियल और इमेजिनरी को मिला के बनती है, उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्याओं को अलग हमने बोला, मान लो 4, कॉम्प्लेक्स सॉरी काल्पनिक को बोला -√3, रूट के अंदर माइनस, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो 4 प्लस -√3, ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्रित संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। तो ये माइनस का रूट तो नहीं है, तो सम्मिश्र तो नहीं है, ये प्राकृतिक भी नहीं है,
गलत ऑप्शन हटा रहा हूं मैं, प्राकृतिक भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अगर ये होती तो भैया ये सिंपल संख्याएं होती, कि रूट के अंदर 5 दिख रहा है और ये जीवन में रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये 5 जीवन में रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो भैया अगर ये जीवन में रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो परिमेय तो हो ही नहीं सकता। अगर ये आप कहेंगे सर 3 तो परिमेय है, 3 तो रेशनल है, हाँ है, लेकिन जब ये 3 इसके साथ जुड़ेगा तो भैया फिर ये रेशनल नहीं बचेगा, फिर ये बन जाएगा अपरिमेय। क्योंकि हम जानते हैं ये 5 जीवन में इतना जिद्दी है कि जीवन में रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता, और नहीं निकल सकता तो ये एक इरेशनल अपरिमेय बन जाएगा, और अपरिमेय बन जाएगा और परिमेय 3 में जुड़ेगा तो भाई साहब आपको इरेशनल ही मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये सवाल करेंगे बच्चे, जरा जल्दी जल्दी जवाब बताओ मुझे आप, बहुत स्पीड से, बस 5 मिनट और। भाई 0.23 बार, देखो ये डेसिमल में आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब डेसिमल चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बार वाला कॉन्सेप्ट। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि पॉइंट के बाद, पॉइंट के तुरंत बाद जो संख्या लिखी हुई है 23 लिख दो, डिवाइड बाई, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर के ऊपर ये बार का साइन है कि डंडा खींचा हुआ है, क्यों, कैसे, कब, ये सब पढ़ेंगे हम। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, पॉइंट के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार है उतने 9, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आप लिख सकते हो, यानी कि 0.23 बार की वैल्यू होती है 23/99। और क्या मैंने इसको P बाई क्यू, क्या मैंने इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या मैंने इसको अंश बटे हर के फॉर्म में लिख दिया, तो क्या ये एक रेशनल हो गई? क्या ये एक परिमेय संख्या हो गई? बिल्कुल हो गई सर। अगर P बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया तो परिमेय हो गई। सर कैसे लिख दिया, कैसे कर दिया, 9 कहां से आया, 99 कहां से आया? इस सब क्वेश्चन के जवाब आपको मैं डेसिमल चैप्टर जब पढ़ाऊंगा सब क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप तसल्ली रखो। इस पे आ जाओ, इसका जवाब बताओ, निम्नलिखित में से कौन सही है? क्वेश्चन यहां से है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, हमेशा एक प्राकृतिक या अपरिमेय होगा, परिमेय या अपरिमेय से कुछ भी हो सकता है, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा या हमेशा एक अपरिमेय होगा। सोचना पड़ेगा, ऐसे इतना हल्के में नहीं लेना है सवाल को। दो अपरिमेय, देखो आप मुझे बताइए अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है रूट के अंदर, मान लो 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, माइनस नहीं, माइनस तो काल्पनिक होता है। अब कह रहा है दो अपरिमेय का योग, सपोज दैट मैंने आपसे कहा √2 प्लस √2, तो क्या मिलेगा? 2√2। क्या मिलेगा बच्चे आपको? 2√2। तो ये जो 2√2 है ये एक अपरिमेय है, क्योंकि √2, ये 2 जो है इतना जिद्दी है कि रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं। तो भैया इस प्रकार ये हमारा क्या बन गया? अपरिमेय। क्या बन गया? अपरिमेय। आप भावुक होके ऑप्शन डी जवाब दे रहे हो, गलत है, हमेशा अपरिमेय नहीं होगा। अभी मैं अगला एग्जांपल आपको देने वाला हूं। आप क्या करो, एक संख्या को मान लो √2 और एक को मान लो माइनस का √2, यानी कि ये माइनस जो है ना ये रूट से बाहर ले लो, रूट के अंदर नहीं, रूट से बाहर। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो भैया इन दोनों को जरा ऐड करना, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो क्या मिलेगा? 0। भाई उसने बोला कि दो अपरिमेय का योग, तो अपरिमेय मैं मानता हूं कि भैया रूट के अंदर कोई भी संख्या जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय होती है। तो मैंने कहा √2 प्लस √2, 2√2 अपरिमेय है। मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है, एक संख्या √2 है और दूसरी माइनस बाहर और √2 है। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे ये तो 0 आएगा, यानी कि हमेशा प्राकृतिक नहीं, 0 प्राकृतिक नहीं होता है।
तो मे बी रेशनल और इरेशनल, या तो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय हो। ये लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट में। ठीक है, तो मैंने कहा इतने हल्के में नहीं लेना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को भी। तो इसको बताइए जरा, जल्दी से जवाब बताइए मुझे इसका क्या होगा। सवाल है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, देन रूट n क्या होगा। भाई उसने कहा n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से शुरू होके 3 और ये डॉट 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 इन्फानाइट तक जाएगा। तो कह रहा है कि रूट n क्या होगा, रूट n, रूट n। तो रूट n क्या हमेशा प्राकृतिक होगा? गलत। क्यों? भैया अगर आप रूट 2 कर दो, रूट 3 कर दो, क्या ये प्राकृतिक संख्या बनेगी? क्या ये 3 जीवन में रूट से बाहर आ सकता है? नहीं। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं मैं। हमेशा एक परिमेय होगा। से परिमेय का मतलब होता है जिन संख्या को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दूं, जिन संख्या को अंश बटे हर की फॉर्म में लिख दूं। तो क्या मैं अगर रूट 2 कह दूं, तो क्या ये रूट 2 कभी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा? ना, हमेशा अपरिमेय होगा। ये आप फिर भावुक हो गए बच्चे, आप फिर गलत जवाब दे रहे हो। भैया आप केवल रूट 2 और रूट 3 को देखकर ऑप्शन सी कह रहे हो। ये प्राकृतिक संख्या में 16 भी तो कहीं आएगा भाई, 16, 25, 9 ये भी तो कहीं आते हैं। तो रूट 9, रूट 16, रूट 25, भैया रूट 9 कितना होता है 3, रूट 16 कितना होता है 4, रूट 25 कितना होता है 5। तो निकल आए रूट से बाहर, तो हमेशा अपरिमेय कैसे हो जाएगा? रूट n की वैल्यू हमेशा अपरिमेय कैसे हो जाएगा? गलत। 3 ऑप्शन गलत, चौथा सही। या तो एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा या फिर एक अपरिमेय होगा, यानी कि या तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्या निकल के आएंगी या फिर रूट के अंदर ही फंस के रह जाएंगी। तो या तो प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय। ये सोचकर करने वाले क्वेश्चन हैं, जो आप बहुत जल्दी से एबीसी एबीसी जवाब दे रहे हो ना, इतने जल्दबाजी में सवाल के जवाब देने वाले क्वेश्चन नहीं है ये। इसका जवाब बताओ जल्दी से मुझे, इसका जवाब। ये 3 कुछ भी नहीं, रूट 16 ही है। तो रूट 16 एक क्या है बताएंगे जल्दी से? रूट 16 एक क्या है? आप कहेंगे रूट 16। भाई रूट 16 रूट के अंदर नेगेटिव वाली संख्या तो नहीं है। क्या ये रूट 16 की वैल्यू रूट से बाहर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है सर, 4। भाई रूट 16 की वैल्यू बाहर आ गई 4 के रूप में, तो यहां हम कहेंगे सर अपरिमेय ना, काल्पनिक ना, पूर्णांक। हाँ पूर्णांक हो सकता है, अभाज्य भी नहीं है। पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर को तो हमने 2 भागों में बांटा, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो 4 इज ऑल्सो ए इंटीजर। 4 एक क्या है? एक इंटीजर ही है। ओके बच्चे, तो यहां पर आपका जवाब होगा पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इस पे बताइए जरा, देखो डरना मत, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा -√16, अगर मैं रूट के अंदर माइनस लिख दूं, दिमाग में सेट कर लो, काल्पनिक होगा हमेशा, हमेशा इमेजिनरी ही होगा। अगर आप रूट के अंदर माइनस लिख लेते हो तो ऑप्शन ढूंढो, केवल काल्पनिक, या तो वास्तविक, नहीं यह है ना तो वास्तविक है ना सम्मिश्रित है, हटाओ। यह एक वास्तविक संख्या, हटाओ। यह एक वास्तविक संख्या नहीं है बल्कि एक सम्मिश्रित संख्या है। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल 3 ऑप्शन हटा दिए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। यह वास्तविक नहीं है, एक सम्मिश्रित है। सम्मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी और वास्तविक दोनों को जोड़ के। भाई माइनस के रूट 16 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 0 प्लस माइनस का रूट 16। तो सम्मिश्र का मतलब होता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों जुड़ के। तो 0 रियल हो गया, ये काल्पनिक हो गया।
तो यह एक रियल नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र है। आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आइए जरा। सभी सकारात्मक और नकारात्मक पूर्णांक शून्य सहित को पहचानिए। सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर विद जीरो। तो सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर विद जीरो क्या होते हैं भैया? क्या होते हैं? यानी कि जीरो, यहां -1, -2, 1, 2, 3, क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इंटीजर ही तो होते हैं, होल नंबर नहीं होते, क्योंकि माइनस होल नंबर में नहीं आता है। नेचुरल नंबर भी नहीं होते, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? इंटीजर होते हैं। यस, बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। रेशनल भी होते हैं। उम, 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 उम। इसमें वो ये कहता नॉन डेसिमल नंबर्स, इसको इरेशनल नंबर बना लो। इरेशनल, इरेशनल, ठीक है, दो ऑप्शन में क्लैश नहीं होगा। इरेशनल नंबर है ना, ए परी में। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाए, इंटीजर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए जरा, कह रहा है, किस संख्या सेट की जोड़ी में समान तत्व है? बस एक क्वेश्चन और है और क्लास खत्म। विच पेयर ऑफ द नेचुरल नंबर हैज द सेम एलिमेंट? होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक। रेशनल नंबर एंड रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर। सवाल समझ में आया? क्या कह रहा है? फिर से पढ़ो। कह रहा है, किस संख्या सेट की जोड़ी में समान तत्व होते हैं? समान तत्व, समान तत्व यानी कि सेम नंबर। ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक। क्या इनमें समान तत्व होते हैं? क्या इनमें समान तत्व होते हैं? आपसे कह रहा है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो भी शामिल है। पूर्ण संख्या अलग रखो और प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो भी शामिल है। एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई। पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 आगे तक जाती हैं। और कह रहा है प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो भी शामिल है, यानी कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, लेकिन वो कह रहा है जीरो भी शामिल है, तो जीरो भी शामिल कर लो। क्या ये सेम संख्याएं बन गई? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है सेम एलिमेंट होने चाहिए। किस संख्या सेट की जोड़ी में समान तत्व है? यानी कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जीरो से शुरू होना है। और कह रहा प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो, तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जीरो और लगा दिया, तो ये तो पूर्ण संख्या ही बन गई। तो दोनों में समान तत्व मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सोच समझ के मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब बताना। बच्चे, हम थोड़ी सी स्पीड को मेंटेन करके रखेंगे। ओके, मैं बहुत स्पीड से, ऐसा भी नहीं है बहुत स्पीड से जाऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी सी स्पीड से इसलिए कराए क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत आराम से और बहुत डिटेल में पढ़ाया। जो बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर बहुत स्पीड से चल रहे हो, तो प्लीज आप इस क्लास को एक बार दोबारा देखना। आपको लगेगा अरे नहीं, हम गलत थे। कॉन्सेप्ट आराम से पढ़ा, क्वेश्चन तो फिर इसमें पेन उठाने वाले क्वेश्चन थे ही नहीं। और उन लोगों को स्पीड ज्यादा लगेगी जो लोग लिख रहे हैं। लिखना तो मैथ में बिल्कुल ये मान के चलो अवैध है। मैथ्स में आपके पास केवल रफ कॉपी और पेन होना चाहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको मैं अगले 3 महीने में मैथ सिखा दूंगा 100%। वैसे एक भरोसा रखना होगा। अगर भरोसा नहीं है, ऐसे डामाडोल वाला सिस्टम है दिमाग में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, जो करा दिया 2-4 क्लास छोड़ दी बीच में, तो प्लीज आप बैच ना लें। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ हैं, बैच वही बच्चा ले जिसने बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया है कि यार ये 3-4 महीने मुझे पूरा पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है, और वही बच्चा जुड़े क्लास में।
मैं बहुत मेहनत करूंगा क्लास में, ये मेरा वादा है, और आप इस वादे के साथ जुड़े कि आप खुद बहुत मेहनत करेंगे। कल सेकंड डेमो के साथ हम लोग मिलेंगे, और मुझे भरोसा है कि आप लोग पक्का बहुत सारी मेहनत करने वाले हो, और पूरी सीरियसनेस के साथ एक वैकेंसी अपनी पक्की करने वाले हो। तो मेरे कल मुलाकात होगी बच्चे, सेकंड डेमो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।